नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। दुर्ना बैच के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग फंक्शंस को समझेंगे। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहाँ से देखिए। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोग कंप्लीट फंक्शन को समझेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आपको कंप्लीट रिलेशन के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले आप रिलेशन को जाकर के देखिए, तब आइए फंक्शन को देखने। इसमें हम लोग फंक्शन से रिलेटेड जितने भी बातें होती है जो कि NCERT ने लिख रखा है, NCERT से हम लोग ऊपर भी जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे NCERT से। ऑलमोस्ट उतना बता दिया जाएगा कि बोर्ड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। आप फंक्शन कहिए चाहे मैपिंग कहिए, दोनों क्या होता है, सेम बातें होती है। देखिए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, जिसको डिनोट किया जाता है F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली। कहने का मतलब है कि सेट A का जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मान लेते हैं कि सेट A में 4 एलिमेंट है, तो चारों के चारों एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स से, सेट B के एक एलिमेंट्स या यूनिक एलिमेंट्स से क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर सेट दिया हुआ है A, और यहाँ पर सेट B है 2 3 4 5। अब इसमें एक फंक्शन डिफाइन है, F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B। अब डिफिनेशन क्या बोला है, फिर से सुनिएगा जरा। इट इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये तो बात ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो एक रिलेशन होता है जो कि डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, सेट A से सेट B में डिफाइन होता है, ठीक है। सच डैट, अब कैसे डिफाइन होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आर रिलेटेड टू ओनली सिंगल एलिमेंट्स इन B। मतलब सेट A के जितने भी सिंगल एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको सेट A में अगर मान लेते हैं कि इसका मैपिंग ऐसे कर दिया जाए, तो देखिए सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से मैप किए हुए हैं, और सेट A का एक एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से मैप करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेट A के पास 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स सेट B के पास नहीं जाना चाहिए। इसको और डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, अगर रिलेशन से अगर हमको फंक्शन बनाना है तो इसके लिए 2 कंडीशन होता है। एकदम बेसिक बात है। अगर एक रिलेशन दिया गया है और उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, तो फंक्शन कहने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, सेट A की कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। सेट A का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब रिलेट होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर सेट A में 4 एलिमेंट थे, चारों के चारों को रिलेट कर दिया गया है। इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जो कि अनरिलेटेड हो। तो ये हुआ पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के केवल एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के एक एलिमेंट से ही रिलेट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अभी और भी आगे आएगा। अब जरा देखकर बताना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है या दोनों है। यहाँ पर मैपिंग हुआ है, तो सेट कंडीशन 1 क्या था, कंडीशन 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट A का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। देखिए जरा, इसमें अगर यहाँ पर इसको सेट A मानते हैं, इसको सेट B मानते हैं, और यहाँ पर मैपिंग लिया गया है F इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, इसको भी सेट A कहा गया है, इसको सेट B कहा गया है। मैपिंग कहाँ से गया है, A से B में गया है। तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब सेट B से रिलेटेड है, बिल्कुल है। इसको तो रिलेशन कहा जाएगा। अब फंक्शन होने के लिए सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब B से रिलेटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबके सब अकेले B से रिलेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेट A का 2 एलिमेंट B के एक एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट A का एक एलिमेंट B के 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन हो जाएगा।
अब उसी प्रकार से इसमें आइए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब रिलेटेड है, तो इसको तो रिलेशन तो खैर ये है ही, ये फंक्शन भी हो जाएगा। और फंक्शन का दूसरा केस भी इसमें लागू हो रहा है कि नहीं, सो देखिए एक मिनट, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा अभी श्योर नहीं है, ये रिलेशन तो हो जाएगा। फंक्शन होने के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सब रिलेटेड होना चाहिए, तो ये सबके सब रिलेटेड है। कंडीशन नंबर 2, अब इसमें एक को मैपिंग कराया गया है 2 से, 2 का मैपिंग कराया गया है 3 से, फिर 2 का मैपिंग कराया गया है 5 से, यहाँ पर हो गया गड़बड़। यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया था, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेट ए का एलिमेंट जो कि 2 है वो सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेट हो गया है। किससे किससे हुआ है, तो एक हो गया है 3 से और एक हो गया है 5 से, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नोट में देखिए, अगर आप एरो डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम बनाने के बाद अगर सेट ए का बहुत सारा एलिमेंट आकर के सेट बी के केवल एक एलिमेंट पर आकर के मिल जाता है, तब ये आपका फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेट ए के एक एलिमेंट बी के बहुत सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये अलाउ नहीं है। समझिएगा, एग्जाम्पल में फिर से आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेट ए है और यहाँ पर एक सेट बी है, यहाँ पर है 1, 2, 3, यहाँ पर है ABC। और यही बात यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है, सेट ए सेट बी 1, 2, 3 और यहाँ पर है ABC। अब यहाँ पर अगर सेट ए के अलग अलग एलिमेंट किसी भी सेट बी के एक एलिमेंट से आकर के रिलेट कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 आया, बी से रिलेट कर गया, फिर 2 आया, बी से रिलेट कर गया, 3 आया, बी से रिलेट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम फंक्शन लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1, B 2, B, फिर हो जाएगा 3, B। तो इसको फंक्शन कहा जाएगा। कारण क्या है कि इसमें सेट ए के अलग अलग एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं और वो भी सेट बी के एक ही एलिमेंट है, सेट बी का अलग अलग एलिमेंट नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा, मान लेते हैं कि 1 है जो कि बी से रिलेट कर गया, यही एक मिनट यही 1 अगर सी से रिलेट कर गया और यही 1 अगर ए से रिलेट कर जाएगा तो फिर इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा, रेंज कैसे निकाला जाएगा और फिर कोडोमेन कैसे निकालेंगे। इफ फंक्शन इज एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, जिसको ऐसे कहा जाता है एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, लिखने का तरीका होता है एफ सच दैट ए, एरो का सिंबल फिर लिखेंगे बी। तो इसके लिए क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ बराबर कंप्लीट सेट ए। जितने भी सेट ए होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। अब रेंज क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, मतलब बी के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए से रिलेटेड होंगे उसी को रेंज कहा जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, तो कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक फंक्शन बना करके दिया गया है, तो देखिए कंडीशन क्या होता है। पहले तो कंडीशन देखिए, सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 क्या था कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। तब जरा देखिएगा, इसमें देखिए सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब अनरिलेटेड है, सबके सब रिलेटेड है। इसमें कोई भी एक एलिमेंट अगर अनरिलेटेड होता तो खैर तो इसको फंक्शन कहा ही नहीं जाता। लेकिन इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इस घेरा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि रिलेटेड है और बाकी सब क्या है, अनरिलेटेड है। तो यहाँ से क्या पता करना है, डोमेन पता करना है। तो ये सारा जितना भी एलिमेंट्स हो जाएगा ये सब के सब क्या हो जाएगा, डोमेन। कंप्लीट सेट ए को क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। और रेंज क्या होगा, तो बी का वैसा एलिमेंट जो कि रिलेटेड होगा तो इसके अंदर जो भी आएगा वो सब क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कंप्लीट सेट बी को क्या कहा जाएगा, कोडोमेन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के सहायता से यहाँ पर एक मैपिंग की सहायता से 8 क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर पहले देखिए कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन होने के लिए सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सब मैप्ड होना चाहिए।
सबके सब रिलेटेड होना चाहिए, तो सबके सब रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कंडीशन 2 क्या था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए एक ही से है, ज़्यादा से नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो डोमेन क्या बताना है, तो कंप्लीट सेट ए क्या हो जाएगा डोमेन, तो डोमेन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगा, तो सेट बी का वैसा एलिमेंट जो कि ए से रिलेटेड होगा उसको क्या कहा जाएगा रेंज। तो कौन कौन रिलेटेड है, 6 है, 8 10 11। तो रेंज में कौन कौन हो जाएगा 6 8 10 11। अब सवाल पूछा गया कि f(2) क्या होगा, मतलब कि अगर फंक्शन में 2 को रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो फंक्शन में अगर 2 को रखेंगे तो 6 मिलेगा। 2 इज रिलेटेड टू, अब देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए को, इसको कहा जाता है प्री इमेज, और इसमें जितने भी रिलेटेड हुए हैं ए से उसको कहा जाता है इमेज। तो अगर फंक्शन को लिखा जाए तो फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का मैपिंग किससे हुआ है 6 से, तो 1,6। फिर 2 का किससे हुआ है 6 से, तो हो जाएगा 2,6। फिर 3 का 8 से तो हो जाएगा 3,8। फिर 4 का 11 से तो 4,11। 5 का 10 से तो 5,10। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डोमेन क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। और फिर तो 6 लिखाएगा नहीं, 6 के बाद फिर जाएगा 8 11 10 जो कि यहाँ पर लिखा गया है। f(2) मतलब f(2) कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम 2 को लेते हैं प्री इमेज तो उसका इमेज कितना बनेगा, तो 2 का इमेज कितना है 6, तो f(2) कितना हो जाएगा 6। 2 इज रिलेटेड टू, यहाँ पर 2 को किससे रिलेटेड किया गया है 6 से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6। इमेज ऑफ 2 अंडर f, तो 2 का इमेज क्या होगा f के अंदर, तो कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 6। फंक्शनल इमेज ऑफ f, तो यहाँ पर जो फंक्शनल इमेज ऑफ 2, यहाँ पर 2 है, इस 2 का फंक्शनल इमेज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब इसको एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ा से कहा गया है। आप इसको f(2) कहिए, चाहे 2 इज रिलेटेड टू 6 कहिए, चाहे इमेज ऑफ 2 अंडर f बराबर 6 कहिए, या फंक्शनल इमेज ऑफ 2 बराबर 6 कहिए, मतलब सबके सब सेम है। प्री इमेज ऑफ 6, अब 6 का प्री इमेज क्या होगा, तो 6 का प्री इमेज 1 भी होगा 2 भी होगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2, ये क्या है 6 का प्री इमेज है। कोडोमेन, तो कोडोमेन का हो जाएगा कंप्लीट सेट बी, 3 6 8 10 11, इसको कोडोमेन कहा जाएगा। नोट, अब डोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ प्री इमेजेस को आप डोमेन कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ एक्स को आप डोमेन कह सकते हैं, इनपुट को डोमेन कह सकते हैं, या एक्स एक्सिस के अंदर जो भी ग्राफ बनता होगा उसको डोमेन कह सकते हैं। रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ फंक्शनल इमेज, जितने भी फंक्शनल इमेज होते हैं उनके सेट को क्या कह सकते हैं रेंज कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ वाई कह सकते हैं, या आउटपुट कह सकते हैं, या वाई एक्सिस के अंडर में जो भी ग्राफ बनता होगा उसको रेंज कह सकते हैं। VLT वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन टेस्ट है, ये अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से एक फंक्शन दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाइए। अगर 2 अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं कि दे दिया गया है, जैसे देखिए इसको भी कहा जाएगा पैराबोला और ये भी हो जाएगा पैराबोला, दोनों पैराबोला है। आपको करना क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन खींचना है, यहाँ पर भी लाइन खींचना है। अगर इस कर्व को ये अगर कर्व को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर काटेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, और इस कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पर काटेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। इसको कहा जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट या VLT। फाइंडिंग डोमेन, अब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट या एक्स एक्सिस के कवर्ड किया हुआ एरिया को क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। या जितने भी एक्स के अलाउड वैल्यू होते हैं उसको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। तो पहला स्टेप कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीजर लगा दीजिए, डोमेन निकल जाएगा। अगर एक्सप्रेशन को अगर इवन स्क्वायर रूट अगर दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा या तो इक्वल होना चाहिए या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन है जिसका पावर 1/2 है, 1/4 है या 3/8 है, ये सब क्या है, इवन स्क्वायर रूट है। इवन स्क्वायर रूट है तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेन ऑफ फंक्शन। अब अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनका अलग अलग पर्सनल डोमेन भी होता है। जैसे कि साइन का पर्सनल डोमेन क्या होगा, कॉस का पर्सनल डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का पर्सनल डोमेन क्या होगा।
तो साइन थीटा का पर्सनल डोमेन -π से π होता है। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, आई थिंक 1 से 1 ही होता है। 1 मिनट, सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आपको अभी दिखा देते हैं। ऐसे देखिए साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का पर्सनल डोमेन कितना होगा, -1 से 1 होगा, और यही डोमेन क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। तो अगर केवल साइन थीटा का रेंज पूछा जाएगा तो -π से π होता है। ये जो पर्सनल डोमेन होते हैं इनका भी ख्याल रखा जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर लॉग होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके पर्सनल डोमेन के बारे में हमें सोचना चाहिए, तब जाकर के उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर लॉग लिखा हुआ है, लॉग a है, बेस में b है, इसमें a का मान हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, b का भी मान हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, कभी भी b का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ये लॉग का कुछ बातें होती है। गोल्डन पॉइंट क्या है, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन बिफोर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन निकालने के पहले कभी भी दिए हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई मत कीजिए। अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसके बदला में टेन थीटा मत लिखिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब अक्सर इस बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको डोमेन निकालना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा का, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब डोमेन निकालते समय अगर किसी फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है और उस फंक्शन में लिखा हुआ है y बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप इसको टेन थीटा मत लिखिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का डोमेन और टेन थीटा का अकेले डोमेन दोनों में अंतर होता है। तो ये केवल डोमेन निकालते समय कैलकुलेशन से बचना है। अगर कहीं पर x² बटा x है या कुछ भी है तो आप उसको कैलकुलेशन मत कीजिए, उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, ऐसा ही डोमेन निकल जाता है। उसके बाद क्या है, इफ डोमेन ऑफ y बराबर fx, अगर y का डोमेन fx है और यानी कि इफ y बराबर fx एंड gx, एक मिनट, तो दो फंक्शन दिया है fx और gx, इसका डोमेन है d1 d2। अगर हमसे पूछा जाए कि fx प्लस माइनस gx, अच्छा हाँ, अगर दोनों फंक्शन को जोड़ दिया जाए, दोनों फंक्शन को गुना कर दिया जाए या दोनों फंक्शन को घटा दिया जाए और तब पूछा जाए कि इसका बताइए कि डोमेन क्या होगा, तो दोनों का क्या ले लेना है, दोनों का डोमेन का मतलब कि दोनों का इंडिविजुअल डोमेन का आपको इंटरसेक्शन निकाल लेना है, तो दोनों फंक्शन का जोड़ घटाव या गुना का डोमेन निकल जाएगा। अगर fx बटा gx है तो डोमेन का क्या करना है, इंटरसेक्शन, माइनस में gx बराबर 0 कर देना है, ये fx बटा gx का डोमेन निकल जाएगा। अब क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। यहाँ पर डोमेन निकालना है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन का मान क्या होगा। अब चूंकि हम आपको बताए हैं कि ये जो फंक्शन दिया है अगर इसका आप डोमेन निकालते हैं तो कभी भी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। इसमें मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देते हैं कि fx बराबर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, तीसरा बटा है तो तीसरा बटा को ऊपर कर दीजिए और ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद ये डोमेन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। डोमेन ऐसे नहीं निकालना है, जैसे फंक्शन दे दिया उस फंक्शन को एज इट इज वैसा ही छोड़ दीजिए। अगला स्टेप देखिए, डोमेन निकालते समय बहुत सारा बात बताया गया होगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर इसका डोमेन का बात किया जाए और इसका डोमेन का बात किया जाए तो दोनों का डोमेन सेम नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका डोमेन कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको देखिए डोमेन निकालते समय कुछ नियम बताया गया होगा। नियम क्या है, डिनोमिनेटर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इसी से सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x बटा 1 माइनस एक्स है, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। तो फिर यहाँ से 1 माइनस एक्स ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका भी डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r माइनस 1। बहुत आसान है, और यही क्या हो जाएगा इसका डोमेन। r का मतलब हो गया रियल नंबर, r को क्या कहा जाएगा, रियल नंबर। r कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर gx दिया हुआ है, तो चूंकि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन का डोमेन अलग अलग है, देखिए इसका डोमेन क्या आया है, x बिलोंग्स टू r माइनस 1। अब देखिएगा इसमें x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम में यहाँ पर लिखवाया गया है आपको ऑलरेडी, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वही बात यहाँ पर भी है, x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यानी कि x
बिलोंग्स टू रियल नंबर अब माइनस में 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों में अंतर है। इसका डोमेन आया है r-1, इसका डोमेन आया है r-0। तो ये आपको कॉमन मिस्टेक नहीं करना है। दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं, दोनों का डोमेन सेम नहीं होगा। कारण क्या है कि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जैसे दिया है उसी में नियम लगा करके इसको डोमेन निकाल देंगे। आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन साइन इनवर्स x होगा तो इसका डोमेन होता है mod x <1, मतलब कि इसका डोमेन -1 से 1 होगा और ये पे क्लोज इंटरवल है। रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 होगा। cos इनवर्स x है तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से π। tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। शायद आपको अब इंटरवल पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ जाइए। इंटरवल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है ओपन क्लोज और चौथा होता है क्लोज ओपन। अब ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं a, b, क्लोज को लिखते हैं a, b। ओपन क्लोज है तो पहले आएगा ओपन बाद में जाएगा क्लोज, क्लोज ओपन है तो पहले आएगा क्लोज बाद में जाएगा ओपन। यहाँ से अगर कोई x का मान निकालते हैं तो वो a से ज़्यादा होगा, b से कम होगा। यहाँ से जितने भी x का मान आएंगे वो a से या तो बराबर होगा नहीं तो ज़्यादा होगा, नहीं तो b के या तो बराबर होगा नहीं तो कम होगा। इसमें जो x का मान होगा वो a से ज़्यादा होगा लेकिन b से कम होगा या बराबर होगा। इसमें जो x का मान होगा वो a से ज़्यादा होगा या बराबर होगा और b से कम हो जाएगा। तो ये आपको इंटरवल है, समझना चाहिए। ये ऑलरेडी बता दिया जाता है क्लास 11th में ही। अगर कहीं पर भी 1/√(gx) है तो यहाँ से gx का मान >0 होना चाहिए। ये डोमेन निकालते समय बहुत काम आता है। एक और बट्टा में रूट है, बट्टा में रूट है तो इसका मान >0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 फंक्शन दिया गया है, पांचों फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। अब सबसे पहले ये वाला फंक्शन है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो उसका मान या तो यहाँ पर लिखवाया गया है, देखिए कहाँ गया। अगर कोई भी फंक्शन इवन स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको आप क्या कर दीजिए, >= 0 कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन x - 4 × x - 7 है, इसमें पूरा का पूरा ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है जो कि इवन है। इवन है तो इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको > 0 कर देंगे तो सवाल बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर x - 4 × x - 7, f(x) बराबर x - 4 इंटू में हो जाएगा x - 7। अब क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है तो इसके अंदर जितने भी है x - 4 इंटू x - 7 ये > 0 होगा। अब ये इनइक्वालिटीज आ गया। इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड से इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाएगा। अब ये होता क्या है, तो इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसको आप लीनियर फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में तोड़ा हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसको भी आप कोशिश कीजिए कि वो लीनियर फंक्शन में टूट जाए। तो यहाँ से इस फंक्शन को हमने लीनियर फंक्शन में ऑलरेडी तोड़ रखा है। प्रत्येक लीनियर फंक्शन को 0 के बराबर कीजिए और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद इसको x के बराबर इस एक्सप्रेशन को या इसके साथ और भी लीनियर फैक्टर्स आए हुए तो उस एक्सप्रेशन को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा 4 और यहाँ से आएगा x का मान आई थिंक 7 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए। x का मान आएगा 4 तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 और फिर आएगा x का मान आएगा 7 तो x बराबर 7। और ध्यान रखना है कि इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबको लिखना है तो पहले लिखना है छोटा वाला, बाद में लिखना है बड़ा वाला। तो 4 पहले आता है तो इसको पहले रखा गया है, बाद में रखा गया है 7। अगर मान लेते हैं कि इस इंटरवल को हमने 4 भागों में बांट दिया, खैर अभी तो यहाँ पर 1 2 3 ही भाग में बटा है, तो इधर से स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये > 0 है, > 0 कहने का मतलब हुआ है कि प्लस वाला आएगा, प्लस वाला आएगा। तो यहाँ से ग्रेटर और इक्वल टू है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोज लगाना है। अगर यहाँ पर केवल ग्रेटर देन होता तो यहाँ पर ओपन लगता, यहाँ पर भी क्लोज लगाना है।
और उस रीजन को लेना है जो कि ऑलरेडी प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस में, इक्वल है तो इक्वल के लिए क्या आ गया है क्लोज। इसके बाद जितना भी होगा और इसके बाद जितना भी होगा सब का सब यहाँ से x के वैल्यू को बताएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन, और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ पर वेबिकर मेथड में क्या करना था, x का मान और y, यहाँ से x का मान निकालना था, यहाँ से भी x का मान निकालना था। x का मान 4, x का मान 7 आ गया। चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसमें केवल पॉजिटिव वालों को लिया जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते रहता है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो यहाँ पर ओपन होता, तो यहाँ पर 4 पर लग जाएगा ओपन, माइनस इन्फिनिटी से 4 पर लग जाएगा ओपन यूनियन। फिर कहाँ से 7 से, तो 7 पर क्या लगेगा ओपन, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फिनिटी होता है और इसको क्या कहते हैं माइनस इन्फिनिटी होते हैं। तो यहाँ से जो x का मान आया है यही किसके बराबर है, डोमेन के बराबर है। तो निकल गया। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डोमेन निकालना है तो इस तरीके से उसका डोमेन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये वाला सवाल है। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। ये सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसमें इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन जो कि ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 4 और एक दूसरा फंक्शन है x माइनस 7, दोनों फंक्शन को क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया है। तो मान लेते हैं इसका डोमेन है d1 और इसका डोमेन है d2। तो आपको पता होगा कि अगर दो फंक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, अगर इसका आप डोमेन निकालना चाहते हैं कंबाइन, तो दोनों का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पहले इसका अलग से निकालिए और इसका अलग से निकालिए, करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, f(x) बराबर अंडर रूट x माइनस 4 x माइनस 7। अब ये दोनों फंक्शन को अलग अलग से है, f(x) बराबर दो अलग अलग फंक्शन है, अंडर रूट x माइनस 4 अंडर रूट x माइनस 7। अब इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है तो भाई इसको क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि डोमेन d1 है और इसका डोमेन है d2, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर इसको आप वेबिकर मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस वाला रीजन होगा और यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से इन्फिनिटी जाएगा, 4 से इन्फिनिटी जाएगा। अलग अलग पहले डोमेन निकालते हैं, फिर बाद में दोनों को कंबाइन भी किया जाएगा। और इसका अगर डोमेन निकालेंगे तो x माइनस 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 7 प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 7 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और ये है माइनस इन्फिनिटी। अब ये अलग अलग यहाँ पर डोमेन निकाला हुआ है, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो अब दोनों के लिए कंबाइन वेबिकर बना लीजिए। देखिए वेबिकर दोनों का कंबाइन कैसे बनेगा। इसमें क्या था, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 7 प्लस एक मिनट यहाँ पर जो वैल्यू लिया गया है x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी और यहाँ पर जो वैल्यू लिया गया है x बिलोंग्स टू 7 से इन्फिनिटी, दोनों का निकाल लेना है आपको इंटरसेक्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकाला जाएगा तो देखिए यहाँ पर x बराबर 7 से इन्फिनिटी है, 7 है तो 4 इसके पहले आया होगा, यानी कि अगर इसमें देखा जाएगा तो इसमें 7 यहाँ से आएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा, और ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर ये जो f(x) देखा जाए तो इस f(x) अगर आप डोमेन निकालना चाहते हैं, डोमेन ऑफ f(x), तो ये डोमेन ऑफ f(x) बराबर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 7 से इन्फिनिटी तक।
बस ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, x-1 और बट्टा में x+2 है। अब इसको सॉल्व करना है। तीसरा को तो यहीं पर सॉल्व कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट है, x-1 है और बट्टा में x+2 है। पहला बात ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका मान होना चाहिए 0 या 0 से ज़्यादा। दूसरा बात यहाँ पर x+2 है, तो x+2 के मतलब इसके बट्टा में जो है वैल्यू वो ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका मान होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका मान होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि x+2 का मान ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको आप वे भी कर्व पर सजाइएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला रीजन होगा और यहाँ पर आएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा कहाँ से, ओपन है, 2 से इन्फिनिटी, और यही हो गया आंसर। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या हो आप कमेंट में पूछिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है अलजेब्राइक फंक्शन। इसमें सबसे पहले आता है पोलिनोमियल फंक्शन। अगर इस प्रकार का कोई पोलिनोमियल हो, अगर कोई भी पोलिनोमियल हो तो उसको आप कह सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। कारण क्या है कि यहाँ पर जो पावर में लिखा हुआ है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं होगा तो उसको पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे। और इसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, या वेरिएबल जो भी मैक्सिमम पावर होगा उसी को क्या कहा जाएगा, डिग्री कहा जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि रूट एक्स है, तो चूंकि x का पावर 1/2, तो पावर में जो भी होगा वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 1/2 होल नंबर नहीं है, तो रूट एक्स को आप पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कह सकते हैं। आगे देखते हैं रेशनल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं। मतलब दो पोलिनोमियल फंक्शन का आप क्या बोलते हैं, रेशियो निकाल दीजिएगा तो वो रेशनल फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इरेशनल फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन को ऐड कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, या रेजिंग टू पावर विथ नॉन इंटीग्रल रेशनल एक्सपोनेंट, अगर उसके पावर में कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो उसको आप कह सकते हैं इरेशनल फंक्शन। जैसे कि y बराबर रूट एक्स को कहा जाएगा इरेशनल फंक्शन। y बराबर देखिए सब इरेशनल फंक्शन है, घटाया गया है, डिवाइड किया गया है, गुना किया गया है, तो ये सब के सब इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा पोलिनोमियल फंक्शन, इसमें भी आता है कांस्टेंट फंक्शन और एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि अभी आगे आएगा। रेशनल फंक्शन अभी देख लिए, रेशनल फंक्शन इसको भी अभी कर लिए हैं। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले आता है मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आएगा सिग्नम फंक्शन, तब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको GIF कहा जाता है, तब आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी कि FPF। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। यही फंक्शन है, फंक्शन का मेन पार्ट यही होता है। एक होता है ट्रांससेंडेंटल फंक्शन। ट्रांससेंडेंटल फंक्शन में क्या होता है, अगर उसको एक्सपेंड कर देते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद उसके पास इनफाइनाइट टर्म आना चाहिए। जैसे कि e की पावर x, क्लास 11th में लिमिट नाम का चैप्टर है, वहाँ पर e के पावर x का एक्सपेंशन पढ़े होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x के पावर 3/3 फैक्टोरियल, x के पावर 4/4 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आ जाए तो इसको कहा जाता है ट्रांससेंडेंटल फंक्शन। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबको इंक्लूड किया गया है। ITF भी हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, log x हो जाएगा इत्यादि। ये सब के सब ट्रांससेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। अब आता है GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉक्स लगाया जाता है। इसको स्टेप ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। अगर इसके अंदर कोई भी लिखा हो, इसके ऊपर लगा दिया है बॉक्स, तो इसको GIF कहा जाएगा। जैसे कि 2.72, आपको क्या करना है कि जस्ट इस नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है 2.72। अब इसे अगर इसको हम नंबर लाइन पर शो कर देते हैं तो ये जो नंबर है इसके ठीक पहले जो भी इंटीजर आएगा वही इसका GIF हो जाएगा। तो 2.72 को अगर नंबर लाइन पर शो किया गया तो इसके ठीक पहले वाला इंटीजर कौन हो जाएगा, 2। इसका इंटीजर कितना हो जाएगा, GIF का मान कितना हो जाएगा, 2। यानी कि आप ये डिसिमल वाला सेक्शन हटा सकते हैं, केवल प्लस में होगा तब।
अगर -0.3 है तो मान लेते हैं कि इसको अगर दर्शाना है तो यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आता है -1, यहाँ पर आता है -2। तो चूंकि -0.13 है तो यहाँ पर कहीं होगा -0.73। इसके ठीक पहले क्या आ गया -1, तो इसका GIF कितना हो जाएगा -1। अब -5 है तो -5 आया होगा यहाँ पर, देखिए 0 है, 1 है, -1, -2, -3, -4, -5। अब -5 खुद यहीं पर है तो इसका GIF -5 हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर का GIF क्या हो जाएगा। अब चूंकि पाई का मान कितना होता है 3.14, तो 3.14 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब कितना आएगा सो देख लीजिए, 3.14। कैलकुलेटर अच्छा जो भी हो, देखिए यहाँ पर 3.14 को अगर गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 16, 5, 12, 4, 1, 3, 12, 3, 1, 4 और 9। यहाँ पर आएगा कितना, 6, 5, 4, 9, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 4, 8, 9, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसका आप GIF निकालिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। E के पावर 2 है तो E का मान होता है 2.71। अब इसका भी स्क्वायर करना है, उसके बाद जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा, आई थिंक 7 होता है, 7 या 6 ऐसा ही कुछ होता है। अब जो भी होता होगा आप लिख लीजिएगा। अब 2.71 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद पता चल जाएगा, 1 मिनट, 2.71 तो स्क्वायर करने पर आता है 7.3441। अब इसका GIF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि GIF। अगर मान लेते हैं कि इसका पूछेगा कि GIF बताइए क्या होगा, तो इसका GIF दो तरीका से हो सकता है, या तो x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर x का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर x का कुछ भी मान आ जाएगा। मान लेते हैं कि x का मान 1/2 आ गया, तो 1 के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 बटा मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका मान आ जाएगा 0। इसका GIF बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पर 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 का GIF कितना हो जाएगा, 1, तो इसका GIF हो जाएगा 1। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो किसी भी आप फंक्शन का GIF प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को उस फंक्शन के बराबर लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करने के लिए x पर या fx पर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि अगर फंक्शन में से उसके GIF को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, FPF मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11/2 है, तो इसके अंदर 11/2 है, तो 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 का ठीक आधा कितना हो जाएगा, 5.5। अब इसमें क्या करेंगे, 5.5 का GIF निकालेंगे। तो यहाँ पर 5.5 और 5.5 का GIF कितना हो जाएगा, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आप इसका लिख लीजिए ऐसे, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 + 0.14, ये जो इंटीजर वाला सेक्शन हो जाएगा यही आपका हो जाएगा 0.14, यही क्या हो जाएगा, FPF। अब यहाँ पर -3 है, तो चूंकि -3 है तो डिफिनेशन के अनुसार देखिए पहले क्या था, x था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3। अब माइनस, अब फिर क्या करेंगे, -3 का GIF निकालेंगे। तो -3 का GIF -3, ठीक है, और -3 का GIF -3 होगा, तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब 1.78 है तो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, फ्रैक्शन वाला सेक्शन कितना है, 0.78। अब e के पावर 2 लिखा हुआ है, तो चूंकि e के पावर 2 को गुना किया गया है तो अभी तो कुछ आया था, हाँ 7.3441, अब इसका निकालना है FPF, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.3441।
सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें x का मान ग्रेटर देन 0 है तो उसका सिग्नम फंक्शन 1 होता है। अगर x का मान 0 के बराबर है तो उसका सिग्नम फंक्शन 0 के बराबर, अगर x का मान 0 से कम तो उसका सिग्नम फंक्शन -1। मतलब पॉजिटिव के लिए सिग्नम होगा 1, निगेटिव के लिए सिग्नम होगा -1 और 0 के लिए हो जाएगा 0। सिग्नम फंक्शन को SGN से लिखा जाता है। बस इतना ही। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन उसको कहते हैं जिसके लिए आउटपुट हमेशा सेम होता हो। देखिए इसमें जितने भी मैपिंग हुआ है सब में क्या है, आउटपुट सेम है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसे बनता है y बराबर k का, जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रखिए, यहाँ पर हमेशा 1 आएगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन उसको कहते हैं जिसके लिए इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होगा, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है। जैसे कि यहाँ पर fx बराबर x हो जाएगा, fx बराबर e के पावर log x, मतलब कि एक प्रॉपर्टीज होता है e के पावर log a और बेस में है b। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको और इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो a को यहाँ ला सकते हैं और फिर e को यहाँ ला सकते हैं। तो इसमें देखिएगा e के पावर, इसको आप लिख सकते हैं log x, बेस में हो जाएगा e, तो x को ला देंगे यहाँ और इस e को ला देंगे यहाँ, तो log e या बेस में e, इसका मान होता है 1, तो बराबर आ गया x। यानी कि fx बराबर x लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनसीईआरटी के अनुसार और बोर्ड एग्जाम के अनुसार। वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। इसको वन और मेनी वन को एक तरफ रखा गया है, ऑन टू और इनटू को एक तरफ रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मेनी वन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वैल्यू जब पार्टिकुलर एक्स देखा जाता है, मतलब कि जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें रेंज के बारे में सोचा जाता है। वो कैसे, सो देखिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैपिंग का मतलब फंक्शन होता है। अब वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है? मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका मैपिंग किया गया है ए से बी पर, तो वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। अगर यानी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी के डिफरेंट एलिमेंट्स से मैप किए गए हैं तो उसको कहा जाता है वन फंक्शन। मतलब वन का मैपिंग होना चाहिए वन से, तो उसको क्या कहा जाएगा? वन फंक्शन। अगर बहुत सारा है, मतलब मेनी का अगर मैपिंग होगा वन से तो उसको कहा जाएगा मेनी वन फंक्शन। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन लिया गया है, यहाँ पर देखिए 1 का मैपिंग है 1 से, 2 का मैपिंग है 7 से, 3 का मैपिंग है 5 से, 4 का मैपिंग है 8 से, यानी कि एक x पर अगर एक y मिलेगा तो उसको कहा जाएगा वन पर। देखिए एक x पर एक ही y मिला है तो ये कैसा हो जाएगा? वन फंक्शन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा x पर सेम y मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा x होना चाहिए लेकिन y क्या होना चाहिए? सेम। देखिए यहाँ पर x का मान एक बार 1 है, x का मान एक बार 2 है। अगर यहाँ पर f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, f ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। नोट, अगर वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन को ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल फंक्शन। उसके बाद ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, इनटू फंक्शन को नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगा तो इसको कहा जाता है इनटू फंक्शन। एकदम सिंपल है। जैसे कि इसमें देखिएगा, अगर इसमें कोडोमेन निकाला जाएगा, मतलब कि ऐसे ही बना करके दिखा देते हैं। अगर इसमें कोडोमेन निकाला जाएगा तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेट बी। ओहो, कंप्लीट सेट बी को क्या कहा जाएगा? कोडोमेन। और अगर रेंज की बात होगा तो रेंज में कौन आएगा? केवल यही एलिमेंट आएगा। मतलब देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज इसमें बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में रेंज नॉट इक्वल टू है कोडोमेन। तो अगर रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इस फंक्शन को कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। इसमें देखिएगा, इसमें रेंज और कोडोमेन, देखिए इसको क्या कहा जाएगा? रेंज कहा जाएगा। और कंप्लीट सेट भी क्या हो जाएगा? कोडोमेन। इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। अगर रेंज कोडोमेन आपस में बराबर हो गए हैं तो इसको कहा जाएगा ऑन टू फंक्शन।
वन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन दोनों मिल जाएगा तो टोटल फंक्शन हो जाएगा। अब है कि अगर वन वन और ऑन टू दोनों अगर सेम है, मतलब कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और साथ ही साथ ऑन टू भी है, तो उसको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या कहा जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन ए है, दूसरा फंक्शन बी है, तीसरा फंक्शन सी है। कंपोजिट का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, यानी कि फंक्शन अंडर फंक्शन आ जाए, तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। अब सेट ए से बी में एक रिलेशन लिया गया है जो कि एफ है, मतलब एक्स का मैपिंग हुआ है एफ एक्स से, और सेट बी से एक फंक्शन लिया गया है जो कि जी है, मतलब कि एफ एक्स का मैपिंग हुआ है जी एक्स से। अगर आप यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं तो ए से डायरेक्ट सी जाना होगा, जिसको क्या कहा जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर फंक्शन एफ है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स है और यहाँ पर जी है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब फंक्शन है और इसका मैपिंग किससे हुआ है, एक्स से, तो इसके अंदर क्या लिख दिए हैं, एफ एक्स। और यहाँ पर फंक्शन है जी, इसका मैपिंग किससे हुआ है, एफ एक्स से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ एक्स। और इसी को ऐसे भी कहा जाता है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कंपोजिट फंक्शन ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक फंक्शन ए है, दूसरा फंक्शन बी है, तीसरा फंक्शन सी है। अब इसमें देखिए 1 का मैपिंग हुआ है 2 से, 2 का मैपिंग हुआ है 5 से। अगर इसको x कहते हैं, इसको fx कहते हैं और इसको मान लेते हैं कि gx कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो a से c तक गया है तो इसको क्या कहा जाएगा, g ऑफ fx कहा जाएगा। तो सवाल पूछा गया है कि g ऑफ f1 का मान कितना होगा। देखिए f1 कहाँ है, मतलब कि 1 कहाँ है, 1 का मैपिंग किससे हुआ है, 2 से हुआ है, फिर 2 का मैपिंग किससे हुआ है, 5 से, तो g ऑफ f1 क्या हो जाएगा, 5। अब 2 है तो 2 का मैपिंग किससे हुआ है, 2 का मैपिंग हुआ है 2 से, इस 2 का मैपिंग किससे हुआ है, 5 से, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 5। अब 3 है, 3 का कंपोजिट निकालना है, तो 3 का मैपिंग किससे हुआ, 5 से, 5 का किससे हो जाएगा, 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 4 है तो 4 का मैपिंग हुआ 7 से, 7 का किससे हुआ, 4 से, तो इसका आंसर हो गया 4। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, अब किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो चूंकि एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर वहाँ पर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो f के पावर माइनस में 1 लिख दीजिएगा, इसको f इन्वर्स फंक्शन कहा जाता है। और एक बात याद रखना है कि f इन्वर्स x 1/f(x) के बराबर नहीं होता है, कुछ स्टेप होता है। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है तो पहले तो f लिखेंगे, तो f का अगर मान लेते हैं कि मैपिंग ऐसे हुआ है 1 से 4 या और 2 से 5, 2 से 6, तो अगर यहाँ पर f लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1,4, 2,5, 3,6, और f इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 4,1, 5,2, 6,3। अब इसमें भी वही बात होगा, f का रेंज f इन्वर्स के डोमेन के बराबर होगा। हाउ टू फाइंड इन्वर्स, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। पहला, गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, मतलब कि दुनिया में जितने भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं वैसे फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी बाइजेक्टिव है। केवल और केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं नोट में, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकालना संभव है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव कहने का मतलब हुआ 1 1 ऑन 2, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। अब जैसे देखिए जितने भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, टैन इन्वर्स एक्स हो गया, फिर जगह कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये जितने भी इन्वर्स फंक्शन है ये सब के सब बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं होते तो इनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। स्टेप 2, देखिए आपको क्या करना है कि y बराबर fx लिखना है, उसके बाद x और y को इंटरचेंज कर देना है। कहने का मतलब कि x के बदले में y लिखिए, y के बदले में x लिखिए। अब क्या करना है कि y को अकेला कर लीजिए, y को अकेला करने के बाद वहाँ से x का मान निकाल दीजिए, x का जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। सॉरी, y को अकेला कर दीजिए और y का मान निकाल दीजिए, जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। सवाल बनेगा तो समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना था कि y बराबर fx लिखिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है, x के बदले में y, y के बदले में x, तो x बराबर ln एक मिनट इसको थोड़ा
लॉग वाला प्रॉपर्टीज़ लगा लिया जाए। जैसे कि लॉग अगर कहीं पर लिखा हो 36 बेस में 6 तो इसका मान होता है 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 36 बराबर 6 के पावर 2। तो 36 बराबर 6 के पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि लॉग के टर्म में लिखा हुआ है। तो इतना बराबर मतलब कि x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और चूंकि ये ln है तो इसके बेस में कितना होगा e, तो e है तो ये हो जाएगा e के पावर y। अब क्या करना है कि x के बदला में y, y के बदला में x रखना है। y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर e के पावर x। अब जितने भी वेरिएबल है उसके वैल्यू को क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। तो y है तो माइनस वाई कर दीजिए, अब 1 प्लस वाई के बदला में माइनस वाई रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर ही होगा और ये हो जाएगा e के पावर माइनस x। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे तो y माइनस माइनस वाई तो क्या हो जाएगा 2y, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बच क्या जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। तो y बराबर कितना आ गया, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा 2, और यही क्या हो गया, इन्वर्स। यानी कि ये किसका मान हो गया, f इन्वर्स x के बराबर हो गया। तो ऐसे निकलता है। अगला क्वेश्चन, y बराबर x प्लस 1/x है। तो क्या करना है, y बराबर x प्लस 1/x है तो x के बदला में y और y के बदला में x भर देंगे। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, y तो वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, xy। तो वाई स्क्वायर माइनस xy प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। यहाँ से भी y का वैल्यू निकाला गया था और यहाँ से भी y का वैल्यू निकाला गया था। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाएगा। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आप लगा दीजिएगा अल्फा बीटा का फॉर्मूला, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, एक मिनट कुछ, हाँ ये छूट रहा है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन किसको कहते हैं, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया तो ये कहा जाएगा इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया तो ये हो गया ऑड फंक्शन। जैसे कि देखिए y बराबर साइन एक्स है, अगर यहाँ से साइन माइनस एक्स निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ गया। तो चूंकि यहाँ से जो एफ एक्स है, मतलब कि यहाँ से जो साइन माइनस एक्स है वो किसके बराबर आ गया, माइनस साइन एक्स के बराबर आ गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑड फंक्शन कहा जाएगा। वही अगर कॉस लिया जाता, कॉस माइनस एक्स, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ना तो ऑड होते हैं और ना ही इवन होते हैं, जैसे कि लॉग एक्स हो गया, एक्स के पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, एक्स का GIF हो गया, ई के पावर एक्स हो गया। ये नाइदर ऑड होते हैं नॉट इवन होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये फंक्शन वाला चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।